लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 31 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मंगला देवी चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बीमार हैं। डॉक्टर ने खून जांच कर देखा, काला आजार नहीं टाइफाइड है। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर तहसीलदार साहब के गोहाल में रहते हैं और मास्टरनी जी भगवान भगत की एक झोंपड़ी में। भगवान भगत ने गाड़ी बैल रखने के लिए एक झोंपड़ी बनाई थी, लेकिन अब अगले साल टीन का मकान देने का इरादा है, इसलिए इस बार गाड़ी बैल नहीं खरीद सका। चरखा सेंटर खुलने पर गांव के लोगों ने भगवान भगत से कहा, घर तो खाली ही है, मास्टरनी जी के रहने के लिए घर नहीं है। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली कर दिया जाएगा। कोटा परमिट के जमाने में कांग्रेसी लोगों की बात काटना ठीक नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोंपड़ी का ही किराया 15 रुपये मिलता। मंगला देवी ने हैजा के समय रात रात भर जागकर रोगियों की सेवा की, और जब वो खुद बीमार पड़ी तो उसके पास बैठने वाला भी कोई नहीं। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर साहब बारी बारी से 1-1 घंटा ड्यूटी दे जाते हैं। रात में चिचाई की माँ आकर सोती है, लेकिन बूढ़ी इतना हुक्का पीती और खांसती है कि मंगला देवी के ज्वर की ज्वाला और भी तीव्र हो जाती है। बुढ़िया जब सोती है तो इतने जोरों के खर्राटे लेती है कि पास पड़ोस की नींद खुल जाए। डॉक्टर कहता है, यदि यही हाल रहा तो संभालना मुश्किल होगा। घर खत लिखकर किसी को बुला लेना ठीक होगा। घर, यदि घर से कोई आने वाला होता अथवा खबर लेने वाला होता तो मंगला देवी चरखा सेंटर में क्यों भर्ती होती। उसे घर छोड़े हुए 5 साल हो रहे हैं। मंगला देवी ने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर के पशु को उसने बहुत बार करीब से देखा है। विधवा आश्रम, अबला आश्रम और बड़े बाबुओं के घर आया की जिंदगी उसने बिताई है। अबला नारी हर जगह अबला ही है। रूप और जवानी नहीं, ये भी गलत। औरत होना चाहिए, रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर। उसका कौन है अपना? कोई नहीं। कौन? कालीचरण बाबू। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस झोंपड़ी में आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों का कीर्तन वाला घर साफ सुथरा है, हवादार है। मंगला देवी यादव टोली के कीर्तन घर में आ गई है। कीर्तन घर में ही सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिस है। कालीचरण इसे ऑफिस ही कहता है, लेकिन सोशलिस्ट ऑफिस का नाम सुनकर मंगला देवी शायद नहीं आती। दवा पी लीजिए। नहीं पीऊंगी। पी लीजिए मास्टरनी जी दवा। काली बाबू एक बात कहूं? कहिए। आप मुझे मास्टरनी जी मत कहिए। तब क्या कहूं? क्यों, मेरा नाम नहीं है? मंगला देवी? नहीं तो सिर्फ मंगला। दवा पी लीजिए। मंगला कहिए। मंगला। 15 दिनों से कालीचरण मंगला देवी की सेवा कर रहा है। दिन में तो और लोग भी रहते हैं, लेकिन रात में कालीचरण की ड्यूटी रहती है। डॉक्टर कहते हैं अब कोई खतरा नहीं, कमजोरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मंगला देवी के शरीर में सिर्फ हड्डियां बच रही हैं, बाल झड़ रहे हैं। वो खाने के लिए बच्चों की तरह रूठती है, रोती है और बर्तन फेंकती है। बार्ली नहीं पीऊंगी। छेना का पानी भी कोई भला आदमी पीता है? कालीचरण हाथ में पत्थर का कटोरा लेकर घंटों खुशामदे करता। लीजिए, इसमें नींबू डाल दिया है, अब खा लीजिए, कल नहीं परसों भात मिलेगा। कालीचरण का व्रत टूट गया। उसके पहलवान गुरु ने कहा था, पट्ठे, जब तक अखाड़े की मिट्टी देह में पूरी तरह रचे नहीं, औरतों से 5 हाथ दूर रहना। कालीचरण का व्रत टूट गया। 5 हाथ दूर रहने से मंगला देवी की सेवा नहीं की जा सकती थी। बिछावन और कपड़े बदलते समय, देह पोंछ देने के समय कालीचरण को गुरु जी की बात याद आती थी, लेकिन क्या किया जाए? काली कहाँ गया? काली क्या है? कहाँ की चिट्ठी है? सेक्रेटरी साहब ने लिखा है, सोमवार को जिला पार्टी की रैली है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? क्यों, तुम जाओ, मैं तो अब अच्छी हो गई। रैली के बाद सेक्रेटरी साहब ने कालीचरण को रोक लिया। कामरेड, आप 2 दिन और रह जाइए,
सैनिक जी की स्त्री अस्पताल में भर्ती है। सैनिक जी पटना गए हैं, परसों आ जाएंगे। अस्पताल में दोनों बेला खाना पहुंचाना है, कोई है नहीं। सेक्रेटरी साहब की बात को टालना बड़ा कठिन है। कामरेड की स्त्री। कालीचरण को रह रहकर मंगला की याद आती है। वो राह देख रही होगी। वासुदेव जाकर कहेगा कि 2 दिन बाद आएंगे। सुनते ही उसका मुंह सूख जाएगा, चेहरा फक हो जाएगा। एकदम बच्ची की तरह है मंगला का मुंह। कालीचरण ने बेहदाना और संतोला भेज दिया है, वो छुएगी भी नहीं। वासुदेव क्या समझाएगा? हद तेरे की, ये शहर के लौंडे बड़े बदमाश होते हैं। ठीक पीठ के पास जाकर साइकिल की घंटी बजाएगा। अभी तो सब खाना गिर जाता। उल्लू कहीं का, गिलास ऐसे ही धोता है। उल्लू। कालीचरण के गाल पर मानो किसी ने जोर से एक तमाचा जड़ दिया। उल्लू। उसका सारा शरीर झिनझिन कर रहा है। सैनिक जी की स्त्री ने उसे क्या समझा है? नौकर? बहन जी गिलास। खबरदार बहन जी मत बोल। बगल की खाट पर जो चमगादड़ जैसी औरत लेटी हुई थी बोली, कौन देश का आदमी है? आदमी है या भूत? बात भी नहीं करना जानता है? अरे जानती नहीं है, ग्वाला 60 बरस तक। सैनिक जी की स्त्री बोली। कालीचरण पूरा सुन नहीं सका, उसका सिर चकराने लगा। सैनिक जी भी तो ग्वाला ही हैं। कालीचरण की आंखों के आगे सरसों के फूल जैसी चीजें उड़ने लगीं। यदि किसी मर्द ने ये बातें कही होती तो आज उसका खून हो जाता, खून। कालीचरण की कनपट्टी गर्म हो गई है। मंगला दे भी तो औरत ही है। कहाँ मंगला और कहाँ ये भूतनी। गले की आवाज एकदम खिखिर की तरह है। खिखिर यानी लोमड़ी। खेंक खेंक बातें करती है तो लगता है मानो दांत काटने के लिए दौड़ रही है। शायद ये भी कोई रोग ही है। रौतहट स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर कालीचरण जल्दी जल्दी घर लौट रहा है। उसे देखते ही मंगला खुशी से खिल जाएगी। संतोला सूख गया होगा, बेहदाना पड़ा होगा। दोनों ओर का रेल भाड़ा बचाकर कालीचरण ने 1 पैकेट बिस्कुट खरीद लिया है। डॉक्टर साहब ने मंगला को बिस्कुट खाने के लिए कहा है। कालीचरण ने कभी बिस्कुट नहीं खाया है। शायद इसमें मुर्गी का अंडा रहता है। वो रह रहकर बिस्कुट के डिब्बे को छूकर देखता है, इसके अंदर कुड़कुड़ क्या बोलता है। कहीं अंडा फूटकर सीताराम सीताराम, जय हिंद काली जी। ओ बावनदास जी, हम तो चमक गए, यहां क्यों पड़े हैं? आप तो इस तरह आंख मूंद कर सरेसा घोड़े की तरह चल रहे हैं कि सरेसा एक दौड़ने वाले घोड़े की जाति। जंगली जामुन के पेड़ की छाया में बावनदास लेटा हुआ था। छाया में जाने पर कालीचरण को मालूम हुआ कि धूप कितनी तेज है। हम तो रात की गाड़ी से ही उतरे, कल दफा 40 का फैसला हो गया। हो गया? क्या हुआ? अरे होगा क्या, सबों की दरखास्त खारिज हो गई। हम पहले ही जानते थे। कल गांव के सभी रैयत आए थे। फैसला सुनकर सभी रोने लगे। अब जमींदार जमीन भी छुड़ा लेगा। जमीन छुड़ा लेगा? नहीं, उस दिन हम लोगों की रैली में प्रस्ताव हो गया, जमींदार लोग रैयतों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते, इसके लिए पार्टी संघर्ष करेगी। काली बाबू, प्रस्ताव और रस्ताव से कुछ नहीं होता। भावनदास के होंठों पर भेद भरी मुस्कान दौड़ जाती है। आप बैठिए दास जी, हमको जरा जल्दी है। हाँ आप जाइए, हम आपके डेक पर जा भी नहीं सकेंगे। कालीचरण चलते चलते सोच रहा है, अब ठीक हुआ। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। क्या है, बिस्कुट? मंगला देवी प्यार भरी झिड़की देती है। किसने कहा फिजूल पैसा खर्च करने को? वो देखो तुम्हारा संतरा और बेदाना पड़ा हुआ है, मैं नहीं खाती। डॉक्टर साहब ने कहा था। मंगला बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि खुद भूखे रहकर संतरा बेदाना और बिस्कुट खरीद कर लाना। कालीचरण को सैनिक जी की स्त्री की याद आती है। उल्लू, 60 साल तक नाबालिग। खा लो मंगला, पहले तुम एक बिस्कुट खाओ। बिस्कुट मीठा, कुरकुरा और इतना स्वाद वाला होता है। इसमें दूध, चीनी और माखन रहता है, अंडा नहीं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 31, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 32,
मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बैशाख और जेठ महीने में शाम को तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद सिर्फ 3 आने लबनी बिकता है। चने की घुघनी, मूड़ी और प्याज और सफेद झाग से भरी हुई लबनी। खटमिट्ठी शक्कर चिनिया और बैर चिनिया ताड़ी के स्वाद अलग अलग होते हैं। बसंती पीकर बिरले पियक्कड़ ही होश दुरुस्त रख सकते हैं। जिसको गर्मी की शिकायत है वो पहर रतिया पीकर देखे, कलेजा ठंडा हो जाएगा। पेशाब में जरा भी जलन नहीं रहेगी। कफ प्रकृति वालों को संझा पीनी चाहिए। रात भर देह गर्म रहता है। साल भर के झगड़ों के फैसले तड़बन्ना की बैठक में ही होते हैं और मिट्टी के चुक्कड़ों की तरह दिल भी यहीं टूटते हैं। शादी ब्याह के लिए दूल्हे दुल्हन की जोड़ियां भी यहीं बैठकर मिलाई जाती हैं और किसी की बीवी को भगा ले जाने का प्रोग्राम भी यहीं बनता है। जगदेवा पासवान, दुलारे, सनिच्चर और सुनरा ताड़ी पी रहे हैं। सोमा जट आज आने वाला है। रौतहट के हाट में उसने कहा था एतबार को तड़बन्ना में आएंगे। सोमा जट हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। नामी डकैत है, लेकिन अब सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। सुनरा ने कालीचरण से पूछा और कालीचरण ने जिला सेक्रेटरी साहब से पूछा। सेक्रेटरी साहब ने कहा साल भर तक उनकी चाल चलन को देखकर तब पार्टी का मेंबर बनाया जाएगा। उस पर नजर रखना होगा। नजर क्या रखना होगा? बीच बीच में सेक्रेटरी साहब को जाकर कहना होगा सोमा का चाल चलन एकदम सुधर गया है। कालीचरण को वासुदेव समझा होगा। सोमा यदि पार्टी में आ जाए तो सारे इलाके में बड़े लोग ठीक हो जाएं। पार्टी में आ जाने से थाना पुलिस क्या करेगा? सेक्रेटरी साहब क्या दारोगा साहब से कम है? देखते हो नहीं, जब भाखन देने लगते हैं तो जमाहिर लाल को भी पानी पानी कर देते हैं। मजाल है दारोगा इंस्पेक्टर की कि पार्टी के खिलाफ मुंह खोले। खेल है। लाल पता का अखबार में तुरंत गजट छापी हो जाएगा। दारोगा का जुलम। चलित्तर कर्मकार को तो पार्टी से निकाल दिया है। सीमेंट में बहुत पैसा गोलमाल कर दिया। हिसाब पत्तर कुछ भी नहीं दिया तो उसको निकालेगा नहीं। पार्टी का बंदूक पिस्तौल भी नहीं दिया। लेकिन सेक्रेटरी साहब कालीचरण जी से प्राइवेट में बोले हैं किसी तरह उसे बंदूक पिस्तौल ऊपर करो, सरकार को जमा देना है। इसीलिए कालीचरण जी उससे हेलमेल कर रहे हैं। वो बात एकदम गुप्त है। खबरदार कहीं बोलना नहीं सनीचरा। हाँ, नहीं तो जानते हो क्रांति पार्टी की बात खोलने की क्या सजा मिलती है? ढाएं। लोग पूछें तो कहना चाहिए कि क्या पार्टी को बंदूक पिस्तौल का काम नहीं है? नहीं। सुंदर मुस्कुराता है। अर्थात इतनी जल्दी तुम लोग सभी बातों को जान लेना चाहते हो? अभी कुछ दिन और मेंबरी करो। जब तुम्हारा कान फार्म हो जाएगा तब सारी बातें जानोगे। नए मेंबरों का कान कच्चा होता है। यहां सुना और वहां उगल दिया। कान फार्म होने दो। कामरेड सोमा, आओ, तुम्हारी ही बात हो रही थी। आसरा में बैठे बैठे 2 लबनी ताड़ी खत्म हो गई। सुंदर हंसता है। सुंदर आजकल हमेशा खद्दर का पंजाबी कुर्ता पहने रहता है। पंजाबी कुर्ते के गले में 2 इंच की ऊंची पट्टी लगी हुई है। इसको सोशलिस्ट काट कुर्ता कहते हैं। सोशलिस्ट को छोड़कर और कोई नहीं पहन सकता। गांव के मेंबरों में सिर्फ 3 मेंबर ही ऐसा कुर्ता पहनते हैं, काली, वासुदेव और सुंदर। बाकी मेंबरों ने जीवन में कभी गंजी भी नहीं पहनी है। लेकिन बिना सोशलिट काट कुर्ता पहने कोई कैसे जानेगा कि सोशलिट है, क्रांति है? एक कुर्ते में 7 रुपये खर्च होते हैं। वासुदेव आजकल बीड़ी नहीं पीता, मोटरमार सिगरेट पीता है। सेक्रेटरी साहब, सैनिक जी, चिनगारी जी, मास्टर साहब सभी बड़े बड़े लीडर सिगरेट पीते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर को बीड़ी नहीं सिगरेट पीना चाहिए। आज की बैठकी का पूरा खर्चा सोमा ही देगा, इसलिए हाथ खींचकर चुक्कड़ भरने की जरूरत नहीं। ढाले चलो, 1 लबनी, 2 लबनी, 3 लबनी। चरखा सेंटर वाले कह रहे हैं अगले साल से ताड़ी का गुड़ बनेगा। कोई ताड़ी नहीं पी सकेगा। इस साल पी लो जितना जी चाहे। सोमा का शरीर कालीचरण से भी ज्यादा बुलंद है। पुलिस दारोगा की मार से हड्डियां टूटकर गिरहा गई हैं। गिरहा मतलब गांठदार हो जाना। गिरह वाली हड्डी बहुत मजबूत होती है। कालीचरण की देह में हाथी दांत का कड़ापन है और सोमा के चेहरे पर लोहे की कठोरता। कालीचरण की आंखों में पानी है और सोमा की आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। कौन? हरगोरी?
शिवशक्कर सिंह का बेटा तहसीलदार हुआ है। कालीचरण जी हुक्म दें तो एक ही रात में उसकी हड्डी पसली एक कर दें। सोमा मूछ में लगी हुई ताड़ी की झाग को पोंछते हुए कहता है। कामरेड, अब मूछ कटाना होगा। पार्टी का मेंबर होने से मूछ नहीं रखना होगा। सुंदर कहता है। कटा लेंगे, लेकिन कालीचरण जी हुक्म दें तो। अच्छा अच्छा कामरेड, अभी ठहरो, संघर्ष होने वाला है। प्रस्ताव पास हो गया है, तब देखेंगे तुम्हारी बहादुरी। बलदेवा को गांव से भगा नहीं सकते हो तुम लोग। सुनते हैं कि मठ की कोठारिन से खूब हेलमेल हो गया है। कालीचरण जी हुक्म दें तो एक ही दिन में उसको चन्नन पट्टी का रास्ता दिखला दें। अरे बालदेव जी तो मुर्दा हो गए, मुर्दा। अब उनको कौन पूछता है? उनको एक बच्चा भी अब मुंह नहीं लगाता है। कांग्रेस में भी उनकी बदनामी हो गई है। वो तो हम लोगों के बल पर ही कूदते थे। कोठारिन तो 70 चूहा खाई हुई है। बालदेव जी को उसके फेर में पड़ने तो दो। हम लोग यही चाहते हैं। हाँ समझे? चरखा सेंटर पर भी अब अपना ही कब्जा समझो। मास्टरनी जी बिना कालीचरण के पूछे पानी भी नहीं पीती हैं। कुछ दिन में वो भी कामरेड हो जाएंगी। एक बौनदास है, सो 1.5 बित्ते का आदमी कर ही क्या सकता है। 4 लबनी संझा ताड़ी खत्म हो रही है। सूरज डूबने के समय जो लबनी पेड़ से उतारी जाती है, उसकी लाली तुरंत ही आंख में उतर आती है। नशा के माने हैं और भी थोड़ा पीने की ख्वाहिश। और एक लबनी। अरे बेचारी डॉक्टर के पास पैसा कहाँ? मुफ्त में तो इलाज करता है, एक पैसा भी नहीं छूता। डॉक्टर के पास पैसा नहीं? क्या कहते हो? लोचनपुर के डॉक्टर ने पुख्ता मकान बना लिया है। जीवछगंज के डॉक्टर ने 300 बीघे की पत्नी खरीदी है। सिझवा गरैया का डॉक्टर डकैती करता है, सरदार है डकैती का। कैसा डॉक्टर है तुम्हारे गांव का? हसल गांव के हर खुतैली ने अलबत्त पैसा जमाया है। पैसा महकता है। महमदिया के तालुक चंद को बंदूक का लेसन मिल गया है और लोहा का बक्सा कलकत्ते से ले आया है। अरे कितने बंदूक और तिजोरी वालों को देखा है। बल्लम बर्छा से ही तो सारे इलाके को हम मछली की तरह भून कर खाते हैं। यदि एक नाल भी बंदूक हाथ लग जाए तो साले भूपत सिंह की कचहरी के नेपाली पहरेदारों को भी देख लें। जो कभी नहीं गाता है वो भी नशा होने पर गाने लगता है। और सुंदर तो कीर्तनिया है। सुराजी कीर्तन भी गाता है और क्रांति गीत भी। नशा होने पर क्रांति गीत खूब जमता है। अरे जिंदगी है क्रांति से, क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। सनीचरा लबनी को औंधा कर तबला बजाता है और मुंह से बोल बोलता है। चके के चकधुम मके के लावा, दुनिया के गरीबों का पैसा जिसने चूस लिया। अरे हाँ पैसा जिसने चूस लिया, हाँ जी पैसा जिसने चूस लिया, उसकी हड्डी हड्डी से पैसा फिर चुकाए जा। हंस के गोली दागे जा, हंस के गोली खाए जा। वाह वाह क्या बात है, इंकलाब है, जिंदाबाद है। जरा खड़ा होकर बतौना बता के कमर लचका के सुंदर भाई। बतौना बता के मतलब भाव दिखलाकर। सुंदर खड़ा होकर नाचने लगता है। जिंदगी है क्रांति से, क्रांति में चके के चकधुम मके के लावा। कालीचरण ने आज शाम को बैठक बुलाई थी। ऊपर के सबसे बड़े लीडर आ रहे हैं पुरैनिया। थैली के लिए चंदा वसूलना है। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे। सबसे बड़े लीडर जी पुरैनिया आने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत कहने सुनने पर सारे जिले से 10,000 रुपये की थैली पर राजी हुए हैं। कालीचरण को 300 रुपये वसूल कर देना है। इस बार की रसीद बही पर सबसे बड़े लीडर की छापी है। लेकिन तुम लोग कहाँ गए थे? ओ आसमान बाग, बड़ी देर हो गई। ऐसा करने से पार्टी का काम कैसे चलेगा? बोलो कौन कितना रुपया वसूल करेगा? 300 रुपया 10 दिन में ही वसूल कर देना है। बस 300? कोई बात नहीं, हो जाएगा। 10 दिन क्या 5 ही दिन में हो जाएगा। 300 रुपये की क्या बात है। इनकलाब जिंदाबाद है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 32 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 33 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमंगल। गांव के मंगल का अब कोई उम्मीद नहीं। हर गौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुपचाप दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो
बौना और बलदेवा से जमीन लो। सब सालों से जमीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो जमीन। राम नाम का लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोल कर पी जाएगा? सुमृतदास बेतार की जीभ थकती नहीं, सुबह से ही बक बक करता जा रहा है। ततमा टोली में, पासवान टोली में और कोयरी टोली में घूम घूम कर वो लोगों को सुना रहा है। मैनेजर साहब ने परवाना में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया, तहसीलदार आप एकदम चुपचाप रहिए, जिन लोगों को दरखास्त देना है देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको एक नॉक्स बता देंगे। वही हुआ। जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगा। चाहे जो भी कहो, तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद ने कभी कोई नॉक्स हमसे छिपा कर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमृतदास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो, सुसलिंग मुसलिंग क्या करेगा? सुमृतदास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा होश हवास दुरुस्त रखकर बोला करो, समझे? कालीचरण की आंखें लाल लाल हैं। सुबह से ही वो सुमृतदास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर परोपगंडा कर रहा है। अटर पटर यानी अलूल जलूल, समझे? हाँ, पीछे ये मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं। हम क्या बोले हैं? पूछो, लोगों से पूछो। बोलो जी गुलचरण। सुसलिंग पार्टी। सुसलिंग मत कहिए, सोशलिस्ट कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती ही नहीं है और मुंशियाती बघारते हैं। जमींदार के तहसीलदार से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से जमीन छुड़ाना हंसी ठट्टा नहीं। पार्टी के एग्जीक्यूटिव में प्रस्ताव पास हो गया है, संघर्ष होगा, संघर्ष, समझे? कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। करहत साहब को गुस्से में ऐंठते देखा है ना, ठीक उसी तरह सुमृतदास को कपकपी लग जाती है। आसपास बैठे हुए लोगों की भी दुखधुकी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता था कि जुल्म हो जाएगा। अलबत्त देह बनाया है कलिया कालीचरण ने, देखकर डर लगता है। सुसली सुसली सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेजी से जलजल कर रहा है। संघर्ष क्या होगा? डा डिग्गा संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात मादल बजता रहता है। डा डिग्गा। औरतें गाती हैं, नाचती हैं, झुमुर झुमुर। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गूलर के बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सुअर के बच्चे भी किलबिल कर रहे हैं। हल्के फाल को तोड़कर तीर बनाओ, लोहा महंगा है। रे हाय रे हाय, डा डिग्गा। कालीचरण ने कहा है संघर्ष करेंगे, संघर्ष क्या, प्रस्ताव क्या। रिंग रिंग ता धिन ता, डा डिग्गा। खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर जी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बधना पर्व की रात में तूने जो जूड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूं। बधना पर्व संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व है। धरती का मोह भी नहीं टूट रहा। प्यारी हमारे दादा परदादा पुरैनिया के जेल में मर खप गए। मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दूधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बंध गए। रे हाय। रिंग रिंग ता धिन ता, डा डिग्गा। यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी सिंह ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस 100 रुपये बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन की बंदोबस्ती के लिए दरखास्त दे सकता है। अरे तुम लोग बेवकूफ हो। ये जमीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर खास हुई जमीन पर दफा 40 की दरखास्त करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वालों को जमा बांध देंगे। ये तो हमारे हाथ की बात है। इसके लिए कचहरी की दौड़ धूप करने की क्या जरूरत? अरे सुखानुदास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का? जरा इन लोगों को बता दो। हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी वालों की खुराकी भी जोड़ना। सुना, हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवीकार नेताजी लोगों को देना पड़ता था। 10 रुपये नकद। सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही पेशा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिसकी जमीन नीलाम हो गई है वो यदि जमीन पर आवे तो उसकी गर्दन उड़ा दो, राज से मदद मिलेगी।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। गाय बैल बाछा बाछी और भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपया है, ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव बिक रहा है। जमीन, जिसके पास जमीन नहीं वो आदमी नहीं, जानवर है। जानवर घास खाता है, लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी की बात को। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? कोयरी टोले के भजू महतों की जमीन उसी का भगिना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरन की जमीन पर उसका चचा रामेसर नजर लगाए बैठा है। सोबरन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी रैयतों की नीलाम हुई जमीन खेलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की जमीन राजपूत टोले के लोग ले रहे हैं। सुमिरत दास कहते हैं, ये बात गुपुत है, किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं। लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के नाम से लिया है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावनदास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। पंचायत तुम्ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरैनी आ रहे हैं। कामरेडों ने 5 ही दिनों में 300 रुपये वसूल किए हैं। अकेले सोमा ने 250 रुपये दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा। गांव में इस तरह फूट रहने से तो संगर्ख नहीं होगा। फिर एक बार सैनिक जी और सिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लॉर्ड पीसर भी लाना होगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है। करघा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता है। जब तक बीमार थीं वहां थीं तो थीं, अब अच्छी हो गईं तो वहां रहने की क्या आवश्यकता। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थीं तभी से उड़ती थीं। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थीं। रोज नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इनके मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थी, एमएलए, साहित्य गोष्ठी के मंत्री जी, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी दैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापका जी हार कर चुप हो गईं। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके वो 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों का कोप भाजन नहीं बनना चाहती थीं। इसीलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहां भी मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती हैं। पाजामा और कुर्ता पहनती हैं। बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती हैं। अधनाटा रंग सांवला और शरीर गठा हुआ है। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरहुत की आंख है। करघा मास्टर को वो तांत मास्टर कहती हैं और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जोलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे। जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं। मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती हैं। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे तो लिखें। क्या करेंगी व्यवस्थापिका जी? ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं सो वो जानती हैं। पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए। बोले गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वो गाड़ी सीधे कटिहार जाती है। दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे, रात को 12 बजे धर्मशाला में ले गए। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है। सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के आसिन बाबू की बेटी है। जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी। बड़े आदमी की बेटी है। बालदेव जी ने झोली झंडा खेलावन के यहां से हटा लिया है। बालदेव की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही है। लेकिन बालदेव जी साधु आदमी हैं, मान अपमान से परे हैं। वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत रामस्वरूप गुसाई आए हुए हैं। बालदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में कोई असुविधा नहीं हो। बावनदास का मन बड़ा अविश्वासी हो गया है।
किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं होता। वो गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है। गंगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 33, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 34, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फुलिया पुरैनिया टीसन से आई है। एकदम बदल गई है फुलिया। साड़ी पहनने का ढंग, बोलने बतियाने का ढंग, सब कुछ बदल गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अंगिया के नीचे जैसी छोटी चोली पहनती है, वैसी वो भी पहनती है। कान में पीतर के फूल हैं। फूल नहीं, फुलिया कहती है कनपासा। आंचल में चाबी का गुच्छा बांधती है। पैर में शीशी का रंग लगाती है। हाँ, खलासी जी बहुत पैसा कमाते हैं शायद। अरे, खलासी के मुंह पर झाड़ू मारो। वो क्या खाकर इतना शौक मौज करावेगा, क्या पहनावेगा? फुलिया ने खलासी को छोड़ दिया है। खलासी को खोकसी बाग की एक पुतरिया से मोहब्बत था। रोज ताड़ी पीकर वहीं पड़ा रहता था। तलब मिलने के दिन वो पुतरिया खलासी का पीछा नहीं छोड़ती थी। तलब का एक पैसा इधर उधर हुआ कि पैर की चट्टी खोलकर हाथ में ले लेती थी। आखिर फुलिया कितना बर्दाश्त करती। टीसन के पेटमान जी नहीं रहते तो फुलिया की इज्जत भी नहीं बचती। फुलिया पेटमान जी के यहाँ रहती है। खलासी एक दिन पेटमान से लड़ाई करने आया। टीसन मास्टर बाबू ने कहा कि यदि खलासी टीसन के हाथा में आवे तो पकड़कर पीटो। उसी दिन खलासी जो दुम दबाकर भागा तो फिर खांसी भी नहीं करने आया कभी। पेटमान जी जात के छत्री हैं। तंत्रिमा छत्री नहीं, असल बुंदेला छत्री। पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गए हैं। पत्थर का नकली दांत लगाते हैं। कहने को नकली दांत हैं, मगर असली दांत से भी बढ़कर हैं। चना भुट्टा और अमरूद सब कुछ चबाकर खाते हैं पेटमान जी। 25 साल पहले हासाम मुल्क में चाह पीते और पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गए हैं। हासाम यानी आसाम। उमेर तो अभी कुछ भी नहीं है। 10 बरस से बेवा थे। मन के लायक स्त्री मिली ही नहीं। पेटमान जी ने महंगूदास के लिए एक पुरानी नीली कमीज भेज दी है। कमीज पहनने पर महंगू को पहचानने में गलती हो जाती है। ठीक रेलवे का आदमी। बुढ़िया के लिए नई साड़ी भेज दी है। एक बित्ता काली किनारी है। इस बार कोटा में असली संतीपुरी साड़ी मिलेगी तो फुलिया को भेज देगा। फुलिया कहती है इस बार माँ को भी साथ ले जाएगी। फुलिया का भाग। रमप्रिया की माँ कहती है रमिया अभी अब बिहाने जोग हो गई है, बिना बाप की बेटी है। जब से तुम ससुराल गई हो रोज एक बार तुम्हारा जिक्र करती है रमिया। फुलिया दीदी कब आवेगी? इस बार फुलिया दीदी आवेगी तो साथ में मैं भी जाऊंगी। यदि उधर कोई बर नजर में आए तो रमिया को भी अपने साथ ले जाओ फूलो बेटी। कोयरी टोले के छोकरे दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सहदेव मिसर पर तंत्रिमा टोली का कुत्ता भी भूंकता है। बहुत दिनों के बाद वो तंत्रिमा टोली में आया है, फुलिया के बुलाने पर। 10 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। फुलिया अब जात समाज से नहीं डरती। वो तंत्रिमा छत्री नहीं, वो असल बुंदेला छत्री की स्त्री है। आंगन में अपने से पकाकर खाती है। माँ का छुआ भी नहीं खाती। वो तो मेहमान होकर आई है। उसके जी में जो आवे वो करेगी। कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो सहदेव मिसर को बैठने के लिए चटाई देती है। एक कांच की छोटी सी थरिया में सुपारी, सौंफ और दालचीनी के टुकड़े बढ़ा देती है। तो फुलिया भूली नहीं है उसे। वाह, शहर का पानी चढ़ने पर बाहर तो एकदम बदल गया है, पर भीतर जैसा का तैसा। काजल वाली आंखें और भी बड़ी मालूम होती हैं। अंगिया और नक्साकोर की सफेद साड़ी। सहदेव मिसर डरते डरते कहता है फुलिया। क्या? फुलिया मुस्कराती है। सहदेव मिसर का चेहरा एकदम लाल हो रहा है। कान लाल हो गए हैं। नाक के पास वाला सिरा धक धक कर रहा है। फुलिया, जब से तुम गई मैंने कभी इस टोले में पैर नहीं दिया। रहने दो, गहलोत टोले में नहीं जाते थे? पनबतिया के यहां कौन जाता था? झूठ मत बोलो। फुलिया हंसती है। नहीं फूलो। डिबरी की रोशनी में सहदेव मिसर फुलिया की आंखों की नई भाषा को पढ़ता है।
हवा के झोंके से ढिबरी बुझ जाती है। फुलिया बालों में महकौआ तेल लगाती है। महकौआ यानी सुगंधित। अंगिया की नीचे वाली छोटी चोली में रब्बड़ लगा रहता है शायद। रब्बड़ यानी रबर। फुलिया की देह से अब घास की गंध नहीं निकलती है। सौंफ दालचीनी खाने से मुंह गमकता है। शहर की बात निराली है। शहर की हवा लगते ही आदमी बदल जाता है। तहसीलदार की बेटी तो कभी शहर गई भी नहीं। जाति की बंदिश और पंचायत के फैसले को तो सबसे पहले पंच लोगों ने ही तोड़ा है। तंत्रिमा टोली का छड़ीदार है नौखे और उचित दास। जिसे चाल से बेचाल देखेगा छड़ी से पीठ की चमड़ी खींच लेगा। नौखे की स्त्री रामलगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है और उचित दास की बेटी कोयरी टोले के सरन महतो से। पंचायत का फैसला ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक लागू रह सकता है। पुश्त पुश्तैनी से जो रीति रिवाज गांव में चला आ रहा है उसको एक बार ही बदल देना आसान नहीं। जिनके पास जगह जमीन है, पास में पैसा है, वो भी तो अपने यहाँ का चाल चलन नहीं सुधार सकते। बाबू टोली के किस घर की बात छिपी हुई है। पंच लोग पंचायत में बैठकर फैसला कर सकते हैं, उसमें कुछ लगता तो नहीं, लेकिन पंचायत के फैसले से चूल्हा तो नहीं सुलग सकता। पंचों को क्या मालूम कि एक मन धान में कितना चावल होता है। शास्त्र में कहा है, जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। और देह के जोर से आजकल सब कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही बोतल मिसर पहलवान है। बोतल मिसर मिथिला का एक प्रसिद्ध पहलवान, वही सबसे बड़ा जोरावर है। तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधे पहर रात तक डॉक्टर बाबू के घर में बैठी रहती है। चांदनी रात में कोठी के बगीचे में डॉक्टर के हाथ में हाथ डालकर घूमती है। तहसीलदार साहब को कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि उनकी बेटी का चाल चलन बिगड़ गया है। तहसीलदार हरगौरी सिंह अपनी खास मौसीरी बहन से फंसा हुआ है। बालदेव जी कोठारिन से लटपटा गए। कालीचरण ने चरखा स्कूल की मास्टरनी जी को अपने घर में रख लिया। उन लोगों को कोई कुछ कहे तो जितना कानून और पंचायत है सब गरीबों के लिए ही। जमीन के लिए गांव में नई दलबंदी हुई। जिन लोगों की जमीन नीलाम हुई है, दरखास्तें खारिज हुई हैं, वे एक तरफ हैं। जिन्होंने नई बंदोबस्ती ली है अथवा जमींदार से माफ़ी मांग ली है, सुपुर्दी लिख कर दे दी है, या जो जमीन बंदोबस्त लेना चाहते हैं, वे सभी दूसरी तरफ हैं। गरीबों और मजदूरों के टोलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। खेलावन के हलवाहों को कालीचरण ने हल जोतने से मना कर दिया है। तहसीलदार हरगौरी सिंह का नाई धोबी और मोची बंद करने के लिए कालीचरण घर घर घूमकर भाखन देता है। गांव से सारे पुराने बांध टूट गए हैं, मानो बाढ़ का नया पानी आया हो। गरीबों और मजदूरों की आंखें कालीचरण ने खोल दी हैं। सैकड़ों बीघे जमीन वाले किसानों के पास पैसे हैं। पैसे से गरीब को खरीद कर गरीबों के गले पर गरीबों के जरिए ही छुरी चलाते हैं। होशियार जिन लोगों ने नई बंदोबस्ती ली है वे गरीबों की रोटी मारने वाले हैं। कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है, जात दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। खेलावन को देखा, यादवों की ही जमीन हड़प रहा है। देख लो आंख खोलकर, गांव में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर गरीब। तहसीलदार हरगौरी सिंह काली टोपी वाली नौजवानों से कहते हैं, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते हैं, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। बावनदास जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर देने गया है, गांव में जुल्म हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 34, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 35, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के सामने विकट समस्या उपस्थित है। नई बंदोबस्ती वाले किसान रोज उनके यहाँ आते हैं। मामला मुकदमा उठने पर विश्वनाथ प्रसाद की गवाही की जरूरत होगी। बेजमीन लोग अपनी पार्टीबंदी कर रहे हैं। जमीन वालों को भी भेदभाव लड़ाई झगड़ों को भूलकर एक हो जाना चाहिए।
तहसीलदार हरगौरी सिंह दिन रात विश्वनाथ बाबू के घर पर ही रहते हैं। काका, इस बार इज्जत बचा लीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि नाई धोबी और चमार के सामने हम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ावें? कल से ही राम कृपाल काका के गुहाल में गाय मरी पड़ी है। चमार लोगों ने उठाने से इनकार कर दिया है। जीवेसरा चमार को लीडर आपने ही बनाया है। राजपूत टोले के लोगों को देखिए, दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। नाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। आपके हाथ में सबों की चुटिया है। आप एक बार कह दें तो सबों की नानी मर जाए। कालीचरण आकर कहता है, विश्वनाथ मामा, आप कांग्रेस के लीडर हैं। इसी बार देखना है कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है या अमीरों की। आज तक मैंने आपको देवता की तरह माना है, लेकिन गरीबों के खिलाफ कदम बढ़ाइएगा तो हम भी मजबूर होकर। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बावनदास पुरैनिया से लौट रहा है। वो गया था जुल्म हो रहा है सुनाने। उसने पुरैनिया में देखा जुल्म हो रहा है। कचहरी में जिले भर के किसान पेट बांध कर पड़े हुए हैं। दफा 40 की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है। लोअर कोर्ट से अपील करनी है। अपील? खोलो पैसा देखो तमाशा। क्या कहते हो? पैसा नहीं है तो हो चुकी अपील। पास में नकद नारायण हो तो नकदी कराने आओ। कानून और कचहरी कंपाउंड में पलने वाले कीट पतंगे भी पैसा मांगते हैं। जिला कांग्रेस ऑफिस में जुल्म हो रहा है। जिला कांग्रेस के सभापति का चुनाव होने वाला है। 4 उम्मीदवार हैं, 2 असल और 2 कम असल। कम असल यानी डमी कैंडिडेट। राजपूत भूमिहार में मुकाबला है। जिले भर के सेठों और जमींदारों की मोटर लारियां दौड़ रही हैं। एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कटिहार कॉटन मिल वाले सेठ जी भूमिहार पार्टी में हैं और फारबिसगंज जूट मिल वाले राजपूतों की ओर। पैसे का तमाशा कोई यहां आकर देखे। बावनदास सोचता है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। कौन कार्यकर्ता किस पार्टी का है समझ में नहीं आता। जुल्म हो रहा है। जी हां, जुल्म हो रहा है। देखिए बावनदास जी, बात यह है कि 95 सैकड़े लोगों ने तो गलत और झूठ दावा किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सही और वाजिब हक वाले बाकी रैयत भी इन्हीं झूठे दावे करने वालों के कारण बेमौत मर गए। इसमें कानून का क्या दोष है? लोगों का नैतिक पतन हो गया है। देखिए, इस बार जिला कमेटी में इस संबंध में एक प्रस्ताव पास होने वाला है। बेदखल किसानों से क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? कहिए कि जमींदारी प्रथा खत्म हो रही है। आज बिहार मंत्रिमंडल ने ऐलान कर दिया है, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है। बावनदास किसानों से क्या कहेगा? जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे? सब मिल खोलेंगे शायद। इसीलिए प्रायः हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। बावनदास को याद आती है 5 महीने पहले की बात। पुरैनिया टीसन में तिल झाड़ी के शंकर बाबू ने अपने साथ के 10 कार्यकर्ताओं को पूरी मिठाई का जलपान कराया और पैसा दिया तिल झाड़ी हाट के मारवाड़ी चोखमल जोहार चंद के बेटे ने। हाँ जी, खाओ जी, तुम ही लोग तो देश के असल सेवक हो। जेहल में खिचड़ी खाते खाते जिंदगी बिता दी। सारे इलाके के कार्यकर्ता को खिलाया और एक एक सेर मिठाई भी खरीद दी। चोखमल जोहार चंद का बेटा आजकल अररिया सब डिवीजन कांग्रेस का खजांची है। 60 रुपये जोड़ी खादी की धोती पहनता है। चरखा संघ के बाबू कितना खातिर करते हैं। जुल्म हो गया। क्या हुआ? जमींदारी प्रथा खत्म। जुल्म बात। यहां के लोग सुख संवाद सुनकर भी कहते हैं, जुल्म बात, जुल्म हंसी, जुल्म खुशी, बंगला के भीषण सुंदर की तरह। जुल्म बात क्या है? बावनदास ने जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया। कामरेड वासुदेव दौड़ता हुआ आकर कालीचरण को खबर देता है। बावनदास ने? नहीं, बावनदास खबर लेकर आया है। कांग्रेस के मंत्री जी ने जमींदारी का नाश कर दिया है। जब तक लाल पताका अखबार में ये खबर छपी नहीं हो, इस पर विश्वास मत करो कामरेड। ये सब कांग्रेसी झाई हैं। खैर, मैं कल ही सेक्रेटरी साहब से पूछ आता हूं। तुम लोगों ने मेमरी का पैसा जमा नहीं किया ऑफिस में? सब कामरेड को खबर दे दो, इस बार आखिरी तारीख है। इसके बाद लाल पताका में नाम निकल जाएगा। सनीचना ने तो मेमरी के पैसे से सोशलिस्ट काट कुर्ता बना लिया है। कहता है सन पटुआ होने पर पैसा जमा कर देंगे। जुल्म बात है। मेमरी के पैसे से कुर्ता?
नहीं, उससे कहो पैसा जमा करना होगा। तहसीलदार हरगौरी और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अब एक पान को 2 टुक करके खाते हैं। सच? सच नहीं तो क्या? बेतार सुमिरत दास सबों से कहता फिरता है। कलम कानून की बात जहां आएगी वहां लाठी भाला चलाने वाले क्या करेंगे? तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद पुराने तहसीलदार हैं। राजपारबंगा के नीमक पानी से ही सब कुछ हुआ है। कायस्थ नमक हरामी नहीं कर सकता कभी। कांग्रेसी हुए हैं तो क्या अपने पैसे को भूल जाएंगे? संथाल टोली में मादल बज रहा है। सोनो रो रूप रूपे रो रूप, सोनो रो रूप लेका गातेंग मेलाए, गातेन दिसाए रे सोना मुंदोम, गातेन इह जिवोदो लोकतिह, डा डिग्गा रीरीता धिनता। सोने और चांदी के बीच मेरे प्रियतम का रूप सोने की तरह है। सोने की अंगूठी को देखकर अपनी प्रियतम की याद आती है। संथाल परगना के आदिवासी संथालों को सोने की झलक लगी है या नहीं कौन जाने, लेकिन यहाँ के संथाल सोने और चांदी में क्या फर्क है जानते हैं। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। अब जमींदार जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। हमने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। जो जोतेगा जमीन उसकी है। जो जितना जोत सको, जिसकी जमीन मिले जोतो, बो काटो। अब बांटने का भी झंझट नहीं। धरती माता का प्यार झूठा नहीं। फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है। तुम भी नाचो, नाचो रे, मादल बजाओ जोर जोर से। पंचाय का नशा आज नहीं उतरेगा। पंचाय संथालों के घर में बनी हुई एक शराब है। जब तक पूर्णिमा का चांद नहीं डूब जाए, घने बादलों में नाचना बंद नहीं होगा। चांदनी की तरह प्रियतमा की मुस्कुराहट, बांसुरी सी मीठी बोली तीर की तरह दिल पर घाव करती है। मेरे कलेजे पर फूलों से भरा हुआ सिर रख दो। डा डिग्गा री री ता धिन। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 35, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।